बीए द्वितीय वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र प्रतिनिधि राजनीतिक चिंतक। और हमने इसके पहले के अंक में लॉक के विचारों को पढ़ा था। हम सामाजिक समझौता सिद्धांतवादी विचारकों के विचारों को पढ़ रहे हैं। पहले हमने हॉब्स को जाना, फिर लॉक को जाना, और तीसरे विचारक जो सामाजिक समझौता सिद्धांतवादी हैं वो है जीन जैक्स रूसो, जिन्हें हम सामान्य शब्दों में रूसो के नाम से जानते हैं। तो जीन जैक्स रूसो का जन्म जेनेवा के गणतंत्र में हुआ था और उनके जन्म लेते ही उनकी माताजी की मृत्यु हो गई थी, तो इसलिए उनका पालन पोषण ठीक ढंग से नहीं हुआ। पिता घड़ीसाज थे और व्यसनी भी थे, तो उसके कारण बहुत से दुर्गम रूसों में आ गए। किंतु रूसो जन्मजात प्रतिभा संपन्न थे और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला 1749 में 1749 में, जबकि डिजान की अकादमी ने एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया और उस निबंध प्रतियोगिता का विषय था कि विज्ञान और कला की प्रगति ने नैतिकता को नष्ट किया है या नैतिकता को भ्रष्ट करने में योग दिया है अथवा उसकी विशुद्धि करने में। इस निबंध प्रतियोगिता में रूसो ने भी भाग लिया और जैसा कि मैंने पहले भी कहा वो जन्मजात प्रतिभा संपन्न थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा निबंध लिखा और उस प्रतियोगिता में वो प्रथम आए। उन्होंने उस निबंध में ये बताने की कोशिश की कि विज्ञान और कला की प्रगति ने नैतिकता को भ्रष्ट किया है और इसलिए पुनः प्रकृति की लौटना जरूरी है। ये बात उन्होंने स्थापित करने की कोशिश की, एक हलचल मचाई। न केवल उन्होंने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, बल्कि विवेक के युग की जो एक कृत्रिम व्यवस्था तत्कालीन समय में स्थापित थी, उस स्थापित कृत्रिम व्यवस्था से पुनः प्रकृति की ओर लौटने वाले विचारों को समाज में प्रस्फुटित करके एक हलचल मचा दी। कुछ समय बाद डिजोन की अकादमी ने 1754 में एक और प्रतियोगिता का आयोजन किया, निबंध प्रतियोगिता का, और अपने पहले के निबंध से भी अधिक व्यवस्थित निबंध उन्होंने लिखा और इस निबंध में उन्होंने निजी संपत्ति के विरुद्ध अपनी बातें कही। और चूंकि ये बातें तत्कालीन फ्रांस के निरंकुश राजतंत्र के अनुकूल नहीं थी, इसलिए अच्छा निबंध होने के बावजूद भी उनके निबंध को पुरस्कार के लिए चयनित नहीं किया गया और खत्म नहीं आ पाया, कोई और व्यक्ति खत्म आया। यहां से चूंकि बचपन से उन्होंने बहुत कष्ट सहे थे, वो विद्रोही स्वभाव के तो थे ही, यहां पर और उनका स्वभाव विद्रोही बन गया। वो फ्रांस छोड़ करके पेरिस उन्होंने छोड़ दिया और जीवन के शेष 16 वर्ष एक घुमक्कड़ की तरह, खाना फरोश की तरह बिताए और 1778 में उनका निधन हो गया। वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उन्होंने बहुत से निबंध और ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें Has the progress of science and arts contributed to corrupt or purify morals? 1749 में जो निबंध लिखा मैंने आपको पहले ही बताया। एक डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट्स एंड साइंस 1749 में लिखा, डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन एंड फाउंडेशन ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ मैन 1754 में जो निबंध लिखा, जिसमें अच्छा होने के बावजूद उनका नंबर नहीं लगा। फिर कुछ किताबें, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल इकोनॉमी, राजनीति में लिखी गई उनकी किताब 1758 में उन्होंने लिखी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक संविदा
वो उन्होंने 1762 में लिखी और 1762 में ही द एमिल उन्होंने पुस्तक लिखी। इनमें से जो पीछे की 3 किताबें मैंने आपको बताई, द एमिल, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये राजनीति में लिखे हुए उनके प्रसिद्ध ग्रंथ कहे जाते हैं। और इनमें भी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक संविदा है वो एक महत्वपूर्ण कृति उनकी मानी जाती है, जिसमें उन्होंने सामाजिक समझौता सिद्धांत का उल्लेख किया है। हम उनके सामाजिक समझौता सिद्धांत पर आए, उसके पहले जो इंट्रोडक्शन मैंने उनका परिचय आपको दिया, उस परिचय पर एक नजर डालते हैं। जन्म 1712 जेनेवा के गणतंत्र में हुआ था। जन्म लेते ही माता की मृत्यु के कारण उनका लालन पालन ठीक ढंग से नहीं हुआ। उनके स्वभाव में अनेक दुर्गुण थे और उसे नियमित शिक्षा भी प्राप्त नहीं हो सकी थी, किंतु जन्मजात प्रतिभा उनमें अवश्य थी। 1749 में उन्हें अपनी इस प्रतिभा को प्रकट करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस वर्ष लीजान की अकादमी में सर्वोत्तम निबंध पर पुरस्कार घोषित किया। निबंध का विषय था विज्ञान तथा कला की प्रगति ने नैतिकता को भ्रष्ट करने में योग दिया है अथवा इसकी विशुद्धि करने में। उन्होंने अपने निबंध में लिखा था कि विज्ञान और कला की प्रगति ने मनुष्य का नैतिक पतन किया, अतः यदि उसे अपना सरल, सुखी और सद्गुणी जीवन प्राप्त करना है तो उसे प्राकृतिक जीवन अपनाना चाहिए। उन्हीं के शब्दों में हमें फिर से अज्ञान, भुलापन और निर्धनता दे दो, केवल वे ही हमें सुखी बना सकते हैं। इस निबंध में प्रथम पुरस्कार जीता और विवेक युग के कृत्रिम समाज में हलचल मचा दी। उन्होंने अकादमी द्वारा प्रस्तावित पुरस्कार के लिए पुनः 1754 में निबंध लेखन प्रतियोगिता में भाग लिया। उसके निबंध का शीर्षक था असमानता की उत्पत्ति और उसकी आधारशिला। इसमें उन्होंने लिखा विषमता का मूल कारण निजी संपत्ति है, जो कि नितांत अस्वाभाविक और अनौचित्यपूर्ण है। उन्हीं के शब्दों में वह प्रथम व्यक्ति जिसने एक भूभाग पर अधिकार बनाकर यह कहना प्रारंभ किया कि यह मेरी भूमि है और उसकी इस बात को अन्य मूर्खों ने स्वीकार कर लिया, वह व्यक्ति ही राज्य का संस्थापक है। फ्रांस के निरंकुश राजतंत्र के योग्य न होने के कारण, उनके अनुकूल न होने के कारण उन्हें पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ और 1762 में उन्होंने पेरिस छोड़ दिया। शेष 16 वर्ष के कारावास घुमक्कड़ के रूप में व्यतीत किए और 1771 में उनका देहांत हो गया। वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो ये सामान्य सा जीवन परिचय रूसो का था, जीन जैक्स रूसो। और मैंने पुस्तकों के बारे में बताया, द एमिल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और खास करके सोशल कॉन्ट्रैक्ट उनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी, जिसमें उन्होंने सामाजिक समझौता सिद्धांत का उल्लेख किया है। अब हमारे पढ़ने का विषय है रूसो द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौता सिद्धांत। जैसा हमने हॉब्स और लॉक को पढ़ते समय पढ़ा था कि सामाजिक समझौता सिद्धांत के कुछ चरण हैं, कुछ बिंदु हैं, उन्हीं के आधार पर हम इस सिद्धांत को समझें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और उन बिंदुओं में मानव का स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, समझौते का कारण, समझौते का स्वरूप और समझौते के बाद जो राज्य अस्तित्व में आया उस राज्य का स्वरूप, ये बिंदु हैं जिन बिंदुओं पर हमने हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत को भी पढ़ा है, लॉक के समझौता सिद्धांत को भी पढ़ा है और आज हम रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत को भी समझ रहे हैं। तो पहला बिंदु बनता है मानव का स्वभाव। तो रूसो ये कहते हैं कि मनुष्य मूल रूप से भुला है, निस्वार्थी है, निर्दोष है, निष्पाप है। यानी एक बच्चे की तरह है, वो गलती करता है तो भी उसे पता नहीं है कि वो गलती कर रहा है, समझदार नहीं है, भोला। तो ऐसा मनुष्य का मूल स्वभाव है। मनुष्य का मूल स्वभाव ऐसा है तो प्राकृतिक अवस्था कैसी रही होगी? रूसो प्राकृतिक अवस्था को 2 भागों में बांट करके वर्णन करते हैं। एक तो पूर्वार्ध की प्राकृतिक अवस्था, एक उत्तरार्ध की प्राकृतिक अवस्था। पूर्वार्ध की प्राकृतिक अवस्था रूसो कहते हैं बहुत अच्छी प्राकृतिक अवस्था थी। मनुष्य प्रकृति में विचरण कर रहा था, उसके जीवन का सूत्र था ऊँटों का लेना, माधों का देना। वो मस्त मौला प्राणी की तरह जंगलों में जीवन जी रहा था। रूसो के शब्दों में वो उदार बनेसर की भांति जीवन जी रहा था। वह स्वर्णिम युग के स्वर्गीय आनंद
कर रहा था, रूसो ने कहा है मनुष्य उस काल में आदर्श बर्बर की भांति जीवन जीता। ये प्राकृतिक अवस्था रूसो के अनुसार पूर्वार्ध की प्राकृतिक अवस्था, शुरुआत की प्राकृतिक अवस्था थी। फिर क्या हुआ? रूसो के अनुसार परिवार और संपत्ति ने जन्म लिया, और परिवार और संपत्ति के जन्म लेने ने समाज में झगड़ों को जन्म दिया, चोरी के भय को जन्म दिया। ये उत्तरार्ध की अवस्था थी। फिर आता है समझौते का कारण। तो जो उत्तरार्ध की प्राकृतिक अवस्था है, उसी में समझौते का कारण छुपा हुआ है, झगड़ों की आशंका और चोरी का भय, इसीलिए समझौता हुआ। फिर आता है समझौते का स्वरूप। तो रूसो ये कहते हैं कि समझौता व्यक्ति की व्यक्तिगत हैसियत और सामूहिक हैसियत के बीच में होता है, और व्यक्ति अपने सारे अधिकार सामान्य इच्छा के निर्देशन में अपनी सामूहिक हैसियत को सुपुर्द कर देता है। A, B, C, D ने अपने सारे अधिकार A प्लस B प्लस C प्लस D को सौंप दिए। यदि A, B, C, D व्यक्तिगत हैसियत है व्यक्ति की, और A प्लस B प्लस C प्लस D उसकी सामूहिक हैसियत है, तो हर एक व्यक्ति ने अपने सारे अधिकार सामूहिक हैसियत को सौंप दिए, और उस समाज का सदस्य होने के नाते वो सारे अधिकार उसे पुनः प्राप्त हो जाते हैं। रूसो कहता है कि इससे उसकी शक्तियां कम नहीं होती, उसके अधिकार कम नहीं होते, बल्कि उसके अधिकार बढ़ जाते हैं। यानी प्रत्येक व्यक्ति ने सामान्य इच्छा के निर्देशन में कार्य करना स्वीकार कर लिया। रूसो के शब्दों में प्रत्येक अपने व्यक्तित्व और अपनी पूर्ण शक्ति की को सामान्य प्रयोग के लिए सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन के अधीन समर्पित कर देता है, तथा एक समूह के रूप में हम में से प्रत्येक व्यक्ति समूह के अविभाज्य अंग के रूप में अपने व्यक्तित्व तथा अपनी पूर्ण शक्ति को पुनः प्राप्त कर लेता है। तो ये समझौते का स्वरूप था। तो जब समझौते का स्वरूप यह था, सामान्य इच्छा के निर्देशन में उन्होंने कार्य करना स्वीकार किया, सामान्य इच्छा में सभी नागरिकों की इच्छाएं सम्मिलित है, तो जो राज्य बना, उस राज्य में जो शासन था, वो शासन कैसा रहा होगा? तो रूसो का राज्य लोकतंत्रात्मक राज्य है, क्योंकि उसमें सभी व्यक्तियों की इच्छा शामिल है, सामान्य इच्छा, तो एक लोकतंत्रात्मक राज्य है। तो ये रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत है। आलोचनाओं के विशेषताओं के जब हम बिंदु देखते हैं, तो विशेषताओं में व्यक्ति की व्यक्तिगत हैसियत सामूहिक हैसियत के बीच में समझौता होता है, मनुष्य का को भोला निर्दोष बताता है, और जो सर्वोच्च शक्ति है वो सामान्य इच्छा को सौंपी जाती है। सामान्य इच्छा समकणु है, सामान्य इच्छा निरंकुश है, उसकी आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं होता है। तो ये रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत की विशेषताएं हैं। और जब हम इसकी आलोचना करते हैं, तो वही बिंदु मनुष्य के स्वभाव का एकांगी उल्लेख करते हैं। भोला निर्दोष मनुष्य समझदार भी है, उसका कहीं उल्लेख उन्होंने नहीं किया है। मनुष्य सहयोगी भी है, उसका भी उल्लेख नहीं किया। तो पहली आलोचना का बिंदु मनुष्य के स्वभाव को ठीक ढंग से उन्होंने वर्णन नहीं किया है। दूसरा, कोई ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद नहीं है इस प्रकार का समझौता हुआ। तीसरा, कहने को लोकतंत्रात्मक राज्य है और वास्तव में सामान्य इच्छा को निरंकुशता सौंपते हैं, और इस प्रकार निरंकुश शासन की स्थापना होती है, इसलिए भी आलोचना की जाती है। रूसो के इस सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना इसलिए भी होती है कि वो राज्य को कृत्रिम संस्था मानते हैं, जो हम जानते हैं कि राज्य विकास का परिणाम, इतिहास और विकास का परिणाम, इस आधार पर भी इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है। तो ऐसे बहुत से बिंदु हैं जिन बिंदुओं के आधार पर रूसो के इस सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना होती है। पर आलोचनाओं के बावजूद भी इतना निश्चित है कि उन्होंने ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त करने के लिए जो सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया, वो महत्वपूर्ण है। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों में उसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है। तो ये था रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत।